गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा अपना फर्स्ट चैप्टर जो जूलॉजी के अंतर्गत था वो अपन पढ़ चुके हैं। इंटेग्यूमेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसको कहते हैं मानव का अध्यावरणी तंत्र, जिसके बारे में अपन ने ऑलरेडी अध्ययन कर लिया है। उनसे संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स रहते हैं उसके बारे में मैं वापस रिवीजन के रूप में आपको बता रहा हूं कि ये लेसन जो आपको लगभग बोर्ड के अंदर मैक्सिमम 1 मार्क्स का रहेगा। 1 मार्क्स बोले तो 1 नंबर का रहेगा मैक्सिमम आपके लिए, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन। अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न रहेगा वो यहां से इस जो फर्स्ट लेसन की बात कर रहे थे ना अपन, मानव का अध्यावरणी जो तंत्र है, उस मानव के अध्यावरणी तंत्र इंटेग्यूमेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसके अंतर्गत बात कर रहे थे कि यहां से क्वेश्चन बनेगा अति लघुत्रात्मक, जिसको बोले तो 1 वर्ड क्वेश्चन बनेगा, 1 लाइन की क्वेश्चन बनेगा, जिसमें अपन को सटीक सी आंसर देना है। तो हमें बेटा इस लेसन को इस तरीके से तैयार करना है जिसमें आपको 1 लाइन का जो क्वेश्चन जैसे भी आए फटाक से अपन उसको जवाब दे सके। मैं आपका नोट्स वैसे ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में इसको सेंड किया जा चुका है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ना और कॉपी में नोट भी कर लेना, और साथ साथ में इसको 1 लाइन 1 मार्क्स के हिसाब से इसको अच्छे से इस लेसन को याद कर लेना। तो इसके बाद में जब हम बात कर रहे हैं, अब हमारा दूसरा जो अध्याय यहाँ पर शुरू होने वाला है जूलॉजी के अंतर्गत, और ओवरऑल कहें तो 22वां अध्याय रहेगा, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कहते हैं। तो ध्यान में बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो यहां पर अपन को ज्ञान होगा कि हमें इसे हिंदी में एक तरह से मानव के बॉडी के अंदर किसकी बात कर रहे हैं, एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, डाइजेस्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं। तो मानव का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। जब ये लेसन संख्या मैंने आपको पहले की है, ये 22 और जूलॉजी का अंतर्गत कहूं तो ये दूसरा लेसन है, दूसरा अध्याय है, और ये अध्याय आपको लगभग मैं कह रहा हूं किसको 4 मार्क्स के अंतर्गत माना जाता है कि यहां पर निम्नात्मक क्वेश्चन बनने के पूरे चांस रहते हैं। जो अपन कह रहे हैं 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन ऑलरेडी इस लेसन से आ चुका है, 2019 के 2020 में ये नहीं आया, तो 2021 में वापस रिपीट हो सकता है इससे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन की जो बात की जाती है बेटा, तो यहां पर आपको ध्यान होगा कि ये हमारे बॉडी के अंदर एक तंत्र है, और वो भी तंत्र कैसा है, ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र है। वैसे आपको ध्यान होगा जैसे हम कहते हैं सेल है, सेल से टिश्यू है, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम है, ऑर्गन है, और फिर हम बात करते हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम की। तो ये हमारे बॉडी के अंदर एक तरह से ये ऑर्गन सिस्टम, कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये ध्यान रखना है, अंग तंत्र है का प्रकार है। तो हम एक तरह से जो कोर्डेटा प्राणी है जिसके अंतर्गत बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बेटा यहाँ एक बात और ध्यान रखने योग्य है। सबसे पहले हम कह रहे हैं भोजन का जो पाचन होगा, डाइजेस्ट होगा, वो किस तरीके से होगा, और उससे पहले हम कुछ संतुलित भोजन के बारे में ध्यान होना बेहद जरूरी है। बैलेंस्ड डाइट जब होगी तभी अपन कहेंगे कि संतुलित भोजन जब मिलेगा तभी हमारे शरीर के अंदर पूर्ण रूप से जो अवयव रहेंगे वो बॉडी को मिलेंगे, हमें ऊर्जा मिलेगी और हम पूर्ण रूप से कार्य कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं
संतुलित भोजन की हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल आवश्यकता रहती है, क्यों नहीं रहेगी। यदि संतुलित भोजन नहीं रहा तो हम कुपोषण के शिकार हो सकते हैं, और कुपोषण का एक तरह से हम क्या है शिकार हो जाएंगे। तो आपको ध्यान है क्वाशियोकोर और जो वेरिसेस जैसी डिजीज होती है उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो हमारी बॉडी के लिए संतुलित भोजन होना बेहद जरूरी है। संतुलित भोजन का मतलब क्या होता है, सभी को ध्यान होता है कि आजकल हर जगह अपन कहें आयुर्वेदिक में कहें या हेल्थ कम्युनिटी की कहें तो या हर्बल्स की बात करें, ये बहुत सारे ऐसी औषधियां निकालती है जिससे ये कहा जाता है कि हर्बल्स की ये खाओ जिसमें ऑल मिनरल्स मिलेंगे, संतुलित बैलेंस्ड भोजन अवयव रहेंगे उसमें, जिससे आपका ये मोटापा वगैरह जो है ओबेसिटी वगैरह नहीं रहेगी, संतुलित रहोगे, हष्ट-पुष्ट रहोगे। तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से जो पाउडर वगैरह आते हैं वो एक तरह से संतुलित भोजन को बनाए रखने का कार्य करते हैं। तो संतुलित भोजन का तात्पर्य हुआ कि हमारे बॉडी के आवश्यकता अनुसार यदि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इसको मिलती रहेगी, इनबैलेंस नहीं होना चाहिए, जो बैलेंस्ड है उस तरीके से रहना चाहिए। यदि इनबैलेंस हो गया, जैसे अपन कहते हैं 4:1 होता है, जो एक तरह से जैसे हम कहते हैं कि हमारे प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट और जो फैट रहते हैं वसा रहते हैं उनका अनुपात बॉडी के अंदर 4:1 अपन कहें 1:1 कहें या 4:1 4:1:1 जो ये रहता है हमारे बॉडी के अंदर, इस अनुपात से यदि रहता है तो एक तरह से वो भोजन कैसा रहेगा, संतुलित रहेगा। और संतुलित भोजन ही हमें एक तरह से बराबर डाइजेस्ट करने में भी सहायता करेगा और हमारे बॉडी के मेंटेन को भी, ऊर्जा को बनाए रखेगा और बीमारियों से भी दूर रखेगा। तो ये संतुलित आहार होना बहुत ही जरूरी है। अब भोजन में मुख्यतः होता है कौन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, वसा है, खनिज जिसको मिनरल्स वगैरह है, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स है जिसकी बात अपन कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारे बॉडी के लिए आवश्यक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, है ना। तो ये आपको ध्यान होगा एक बात और कि जो कार्बोहाइड्रेट और जो अपना ये वसा रहता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दोनों ही हमारे बॉडी की ऊर्जा के लिए मोर आवश्यक रूप से होते हैं, उनकी अत्यावश्यकता होती है कि ऊर्जा के निर्माण में सबसे ज्यादा सहायक होते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। फिर यहाँ एक बात बनती है जो प्रोटीन्स की, प्रोटीन भी हमारे बॉडी के लिए बेहद जरूरी है ना। प्रोटीन जो है हमारे बॉडी के लिए बेहद जरूरी है शरीर जो स्फूर्ति बनाने के लिए, और साथ में जो टूटी फूटी है जो अपन कहते हैं जो टेसिस जो मरम्मत रहती है उनके करने में भी ये क्या रहता है, सहायक रहता है। शरीर के बैलेंस के लिए ये विशेष रूप से कार्य करता है, शारीरिक रूप से एक तरह से शारीरिक क्रिया को मेंटेन करने के लिए, मसल्स वगैरह जो अपन कह रहे हैं बनाने के लिए बॉडी के अंदर, इन क्रियाओं के लिए प्रोटीन बेहद रहता है। और कार्बोहाइड्रेट जैसा जो हम कहते हैं ऊर्जा के लिए अति आवश्यक होती है। रहेगी बात यहाँ पर खनिज और मिनरल्स की, तो खनिज और मिनरल्स जो अपन कह रहे हैं ये एक तरह से आपको ध्यान ही होगा कि खनिज और मिनरल्स उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। तो मस्ट बी, यहां कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में ये बात हुई। फिर यहां पर एक बात और ध्यान रखनी होगी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका डाइजेशन होने के बाद में अपन कह रहे हैं किसमें बदल रहा है, मोनोसेकेराइड्स में बदल रहा है। किसमें बदल रहा है, मोनोसेकेराइड में बदल रहा है। तो अपन कह रहे हैं एक तरह से वसा किसमें बदल रही है, वसा किसमें बदल रही है, वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलती है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में रूपांतरण किसका हो जाएगा, फैट इस वसा का हो जाएगा।
कार्बोहाइड्रेट का किसमें होगा, मोनोसेकेराइड्स में होगा। और यहाँ बात रहेगी हमारे प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स बदल जाएगा किसमें, एमिनो में। तो इस तरीके से इनका डाइजेशन हो निम्न रूप के अंदर ये होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और किसका, वसा का। फिर यहाँ पर कुछ बात और इंपॉर्टेंट है, ये सब बेसिक बता रहा हूं, ये जानना भी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि हमें पहले बेसिक ही जानना जरूरी होता है, फिर आगे की कंसेप्ट के लिए हो पाती है। तो ये ध्यान दीजिएगा। फिर आता है कि जब हम बात कर रहे हैं यहां पर कि जो कार्बोहाइड्रेट है, एक अपन कह रहे हैं वसा है, एक अपन कह रहे हैं प्रोटीन्स है। इनका हम कहें यदि 1 ग्राम के अंदर कहें कि कितने किलो कैलोरी को मेंटेन करते हैं, तो ये विशेष रूप से जैसे आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी होता है, क्योंकि ये 9th और 10th के बच्चे भी समझे तो ये जानना जरूरी होता है, उनके सिलेबस में भी हो सकता है भी। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं आपके यहाँ पर कहें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम करवाए जाते हैं, साइंस में प्रतिभा खोज परीक्षा वगैरह, इनमें भी पूछे जाते हैं। तो किलो कैलोरी के अंदर आप कहें कि सबसे ज्यादा जो हमें ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक जो पावर होता है वो 9.45 किलो कैलोरी 1 ग्राम के अंदर अपन कहें तो किसकी रहेगी, फैट की रहेगी, वसा की रहेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 9.45 किलो कैलोरी जो अपन कह रहे हैं एक तरह से कार्बोहाइड्रेट से 2.25 ग्राम अधिक होती है। 2.25 ग्राम जो उसके हैं कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा वसा के अंदर ऊर्जा होती है। कार्बोहाइड्रेट की हम यहाँ पर बात करें तो 4.65 के आसपास किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट की रहेगी, सॉरी 5.65। और इसके बाद अपन बात करें यहाँ पे तो प्रोटीन्स की जो बात की जाएगी तो प्रोटीन्स के अंदर हम कहेंगे 4.01 किलो कैलोरी जो अपन कह रहे हैं एक तरह से जो ऊर्जा रहेगी केसीएल के अंदर किसकी रहेगी, प्रोटीन्स की रहेगी, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है। इसमें मोस्ट बी जो अपन कह रहे हैं वो कौन है, वसा है, जिससे हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये बेसिकली जो बात थी। और यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा का जो अनुपात है उसका जो रेशियो है वो बराबर होना चाहिए। यदि वसा ज्यादा हो गई, कार्बोहाइड्रेट कम हो गया तो एक तरह से आप ऑप्शन क्या है या फिर आप मोटापे के शिकार हो जाएंगे। और मोटापा आज की जनरेशन की कहें सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आज की जनरेशन इसका फॉलो नहीं करती है, संतुलित भोजन का उपयोग नहीं करती है। ये क्या करती है कि बाजार में आजकल जो बहुत सारे जो सैंडविच वगैरह बैटर जो बनते हैं प्रोडक्ट रूप से भोजन के रूप में, उन अवयवों का ज्यादा प्रयोग करते हैं, वो तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से ही अपन कह रहे हैं एक तरह से मोटापे के शिकार होते हैं और मोटापा इसके डिजीज में और पड़ा जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये ट्राइग्लिसराइड के रूप में जो रहते हैं विशेष करके, लेकिन यहां बात ये ध्यान रखनी है कि कोलेस्ट्रॉल किसमें ज्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों में डिफरेंस है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड तो फिर जो मैं कह रहा हूं कि ट्राइग्लिसराइड के रूप में भी होते हैं, लेकिन यहां पर कुछ बात समझने योग्य और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को ध्यान में होना चाहिए कि वनस्पतियों से हमें पेड़ पौधों से जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं, बोले तो जैसे तेल है, अपन कहते हैं मूंगफली का तेल है, सोयाबीन का तेल है, अरंडी का तेल है, ये जितने भी तेलीय पदार्थ जो हमें मिल रहा है
जिसको हम प्रयोग करते हैं हमारे भोजन के रूप में, वो सभी किससे प्राप्त होते हैं? हमें वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। तो बेटा यहाँ ध्यान रखना है कि जो वनस्पतियों से जो प्राप्त होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि जो वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले जो तेल है, उन तेल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं होती। ये डॉक्टर भी क्लियरिफाई कर चुके हैं और अपन को भी जानना जरूरी है। आप समझ सकते हैं, इसलिए आप एक ध्यान रखिएगा कि इनके प्रोडक्ट के ऊपर जो एक विवरणिका रहती है जो उनके कंटेंट की, उसमें आप देखना कि वनस्पतियों के जितने भी तेल होते हैं, यदि उसमें फैट के बराबर 0 लिखा भी होता है कईयों में, लेकिन किसके बराबर? फैट के बराबर 0 भी लिखा होगा, लेकिन वहां पर लिखा होगा ट्राइग्लिसराइड और उसकी मात्रा लिखी होगी, तो ट्राइग्लिसराइड की मात्रा तेल में पाई जाती है, न कि कोलेस्ट्रॉल की। तो एक बात अभी समझ में आ जानी चाहिए, तो ये कोलेस्ट्रॉल किस में पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोलेस्ट्रॉल किस में पाया जाता है, क्योंकि टॉपिक पे आ गए हैं, अपन बेसिक ही पढ़ रहे हैं अभी इसके सिस्टम के बारे में, तो हमें जान भी होना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल हमें वनस्पतियों से नहीं, प्राणियों के जो उत्पाद प्राप्त होते हैं हमें, इसके जो प्राणियों के जो हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं, इन प्राणियों के उत्पादों की जब बात करेंगे तो मुख्यतः ध्यान रखना है कि इन प्राणियों के जैसे उत्पाद की बात करें, जैसे दूध है, जैसे दही कहें, जैसे घी कहें, इन सभी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा प्रेजेंट होती है। आप एक कार्डियोलॉजिस्ट से जान सकते हैं, जितना मैं बता रहा हूं वो कार्डियोलॉजिस्ट ही आपको यही बताएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो दूध और दही और घी है, इनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, न कि ट्राइग्लिसराइड की। तो अधिक मात्रा कोलेस्ट्रॉल की यहां से होती है, कहने का मतलब दूध दही और घी से होती है। उनमें ट्राइग्लिसराइड होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, किसमें? वनस्पतियों में, जबकि इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। अब एक बात ध्यान रखने योग्य बात है कि हम खाने पीने की बात कर रहे हैं, खान पान की जो बात आ ही गई है, संतुलित आहार की जो बात आ गई है, तो बेटा एक क्योंकि दैनिक दिनचर्या है, तो इसमें जानना जरूरी है कि कोलेस्ट्रॉल की यदि मात्रा अधिक हो जाए, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यदि अधिक हो जाए तो हमारी बॉडी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाएगी तो हमारे बॉडी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बेटा ध्यान रखिएगा कि जो हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक जैसी जो समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, वो केवल अधिकतर कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही आती है। क्योंकि हमारा जो रुधिर परिवहन करने वाले जो नलिकाएं हैं, जो धमनियां और शिराएं, जो वेन्स है, जो धमनियां और शिराएं, जो आर्टरी और वेन्स की बात कर रहे हैं, उनके अंदर जब रक्त प्रवाह होता है, रुधिर इधर से अपन कह रहे हैं एवरी बॉडी के अंदर जाता है, शरीर के विभिन्न भागों में जाता है और वहां से पुनः हार्ट के अंदर जब आता है, ये परिवहन का जो ट्रांसपोर्ट का जो कार्य हो रहा है, उन दौरान यदि उन नलिकाओं के अंदर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जमा होने लगेगी तो वो नलिकाएं ब्लॉक हो जाएगी। ये वेन्स और जो आर्टरी जो रहेगी, धमनियां जो रहेगी, ये बैन हो जाएगी। कहने का मतलब वहां पर एक तरह से वो ठूस ठूस के जमा हो जाएगा और उसके जमा होने से वो बंद हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी, बैरियर बन जाएगा, वहां पे रक्त का प्रवाह नहीं हो पाएगा और ज्यादा यदि जमा हो गया तो वो अपन कह रहे हैं वहां पर एक ट्रैफिक बैरियर की तरह काम करेगी, एकदम रुक जाएगी और हार्ट फॉलो हो जाएगा, अपना कहते हैं ब्लड फॉलो हो जाएगा और उसकी वजह से एकदम हार्ट अटैक जैसी बीमारी की समस्या बन जाएगी। और अधिकतर आज के समय में अपन देखते हैं कि हार्ट डिजीज जो रहती है, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक की जो बीमारी रहती है, वो बहुत ही मस्ट बी ज्यादा बढ़ रही है। तो इसको आप घर पे रह के अपने खान पीन में सुधार करके ही इस समस्या पे कंट्रोल किया जा सकता है और इसी लेसन में पढ़ा जाता है। देन बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार लेना बेहद जरूरी है हमारे शरीर के लिए। ये लेसन केवल पढ़ने के लिए नहीं दिया है आपको,
कि केवल पढ़ना ही है, नहीं, इसको माइंडली रूप से भी सेटअप करना है कि कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर है और इनको जानना और इनको प्रैक्टिकली रूप से क्या कार्य करते हैं वो भी हमें साइंस के बच्चों को एक तरह से ध्यान होना बेहद जरूरी है। तो ये बात मैंने आपको यहाँ पे कही कि ये ट्राइग्लिसराइड की और कोलेस्ट्रॉल की ये दोनों बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। और वैसे ये मोटापा हमारे आगे इसके सिस्टम के डिजीज में पढ़ाया जाएगा, जहां कुपोषण पढ़ाया जाएगा और विटामिन के डिजीज पढ़ाए जाएंगे, वहीं पर इसी को पढ़ाया भी जाएगा। अब बात जब आ जाती है यहां पर डाइजेस्टिव की, इसका डिफाइन क्या रहेगा, इसकी परिभाषा क्या रहेगी। देखो सभी का पढ़ाने का वे अलग अलग रहेगा, लेकिन पढ़ना हमेशा पहले बेसिक पढ़ता है। जब बेसिक जान पाओगे तो वहां तक पहुंच पाओगे, और बेसिक क्लियर रहेगी तो हर कंसेप्ट आपकी क्लियर होती रहेगी। तो बेटा यहां पर पहला ही ये बन रहा है डाइजेस्टिव किसे कहते हैं, डाइजेस्टिव किसे कहते हैं कि हमारे शरीर में जब भोजन के रूप में जब हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो वसा ले रहे हैं, ऐसे जो जटिल पदार्थ है, जो खाद्य जटिल पदार्थ है, उन पदार्थों को सरल रूप में तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो भी किससे, हाइड्रोलाइसिस, जलीय अपघटन एंजाइमों के द्वारा इस हाइड्रोलाइसिस क्रिया के द्वारा जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ना ही एक तरह से क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है, डाइजेस्टिव कहलाता है, पाचन कहलाता है। ये बेसिक ही है कि हमारा जो अभी हमने कहा कि जो फैट रहेगा, बोले तो वसा जो रहेगी वो वसीय अम्ल और किस में बदलेगी, गेल्स्टोल। कार्बोहाइड्रेट किस में बदलेगा जाके, मोनोसेकेराइड में, और ये हमारा प्रोटीन किस में बदलेगा, अमीनो अम्ल में। तो ये बदलना, इस रूप से इस रूप में बदलना सीधा साबित करता है कि जटिल कार्बनिक जो पदार्थ है, या हम कहें जटिल जो खाद्य पदार्थ है, इन खाद्य पदार्थों का इन जलीय अपघटनीय एंजाइमों की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में जो तोड़ने की प्रक्रिया है उसी को एक तरह से हम यहाँ पर क्या कहेंगे, पाचन कहेंगे या डाइजेशन कहेंगे। इस तरीके से हम कह रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाला वह तंत्र जो इस क्रिया में सहायक होता है, बोले तो जटिल खाद्य पदार्थों को, इन पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने का और जलीय अपघटनीय एंजाइमों की सहायता से जो तोड़ने का काम करने वाला जो तंत्र हमारे बॉडी में पाया जाता है उसी को बेटा कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। वह तंत्र, मानव के शरीर में पाया जाने वाला वह तंत्र जो जलीय अपघटन एंजाइमों की सहायता से जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ने का काम करता है, ऐसे कार्बनिक पदार्थों को सरल में तोड़ने का जो काम करता है उसी को ही हम एक तरह से कहते हैं पाचन तंत्र। ये हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि कैसे एंजाइमों की सहायता से ये कॉम्पिटिटिव बनता है। तो हाइड्रोलाइसिस जो रहते हैं, जो एंजाइमेटिक क्रिया रहती है जिससे ये अगले जो रूप में बदलते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। तो देयर मस्ट बी यहाँ पर एक किस्म कॉम्पिटिटिव भी बनता है। इसके बाद जब हम यहाँ पर बात करते हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम की, इस सिस्टम का निर्माण दो भागों के मिलने से होता है। आपको एक ज्ञान होगा, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, और एक रहता है जो पाचन ग्रंथियां रहती है, डाइजेस्टिव जो ग्लैंड रहती है, और एलिमेंट्री जो कैनाल होती है। इन दोनों के मिलने से हमारे बॉडी के अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर आपको ध्यान होगा बेटा इसके अंदर और क्या क्या पढ़ना है इस लेसन के अंदर, ये रूपरेखा या आउटलाइन जानिए
कि यहाँ पे हमें आयरन की जब अपन बात करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें इसके बारे में जानना होगा कि इसके अंदर क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है। तो एक तो इसकी स्ट्रक्चर जाननी होगी। अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसी है, इसकी संरचना कैसी है एलिमेंट्री कैनाल की, और इसके अंदर कौन कौन से भाग है, कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे अपन कहते हैं मुख है, मुख गुहा है, ग्रसनी है, ग्रसनी है, दर्शिका है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, और अपन कहते हैं मलाशय है, गुदा है, रेक्टम और एनस है। तो यहां पर एक प्रश्न बनता है कि इस एलिमेंट्री कैनाल की जो उत्पत्ति है, जो भ्रूणीय उत्पत्ति जिसकी बात कर रहे हैं, वो कैसी होती है। तो वो बेटा होती है एक्टोड्रम प्लस एंडोड्रम। एक्टोड्रम प्लस एंडोड्रम। वैसे हमें जानना है कि मुख हुआ, मुख हुआ, ग्रसनी हुई, ग्रसिका हुई, ग्रासनाल हुई, एक तरह से अपन कहें। फिर अपना अमाशय आ गया, छोटी आंत होगी, बड़ी आंत होगी, मलाशय हो गया, गुदा होगी। तो ये जो मोस्टली यहाँ पर हमारे जो ऑर्गन सिस्टम के जो अंग है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इनकी उत्पत्ति एक्टोड्रम प्लस एंडोड्रम प्रकार की होती है। तो कौन से भाग यहाँ पर एक्टोड्रम उत्पत्ति के हैं और कौन से एंडोड्रम के हैं, ये जानना बेहद जरूरी होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये तो होते हैं मुख और मुख हुआ, इनकी उत्पत्ति तो रहेगी एक्टो प्रकार की, एक्टोड्रम प्रकार की। ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये जितने हैं 1 2 3 4 और 5 जो पार्ट है, इनकी होती है एंडोड्रम प्रकार की। ये एक्टोड्रम और ये एंडोड्रम। लास्ट में मलाशय और गुदा, रेक्टम और एनस, ये फिर मुंह और मुख कैविटी की तरह ये भी कैसे हैं, एक्टोड्रम प्रकार। इसलिए यहां पर उत्पत्ति कही गई है कि एलिमेंट्री कैनाल की उत्पत्ति ये दोनों समान से एक्टोड्रम प्लस एंडोड्रम प्रकार की होती है। तो ये हुआ एलिमेंट्री कैनाल की सामान्य बातें। इसके बाद में पाचक ग्रंथियां हैं, जैसे लार के अंदर कहें, अग्नाशय के अंदर कहें, यकृत के अंदर कहें, या 3 ग्रंथियां पढ़ी जाएगी। लार ग्रंथि है, लीवर है, अग्नाशय है। इन तीनों के बारे में इन पाचक ग्रंथियों के रूप में पढ़ा जाएगा कि कहीं न कहीं से भी किसी पदार्थों का, रसों का सिक्रेशन होता है जो हमारे बॉडी के अंदर भोजन को पचाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो ये दोनों ही भाग मिलके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसके बाद इसकी मैकेनिज्म पढ़ी जाएगी, भोजन को कैसे अंतग्रहण किया जाता है ना, भोजन कैसे बॉडी के अंदर जाता है, फिर उसका पाचन कैसे होता है, फिर उसका अवशोषण कैसे होता है, स्वांगीकरण कैसे होता है, एसिमिलेशन कैसे होता है, और फिर उसका बहिक्षेपण कैसे होता है, वो एक मैकेनिज्म में पढ़ा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अंतःग्रहण, डाइजेशन, पाचन कौन कौन से भाग में, छोटी आंत में किसका पाचन होगा, अमाशय में होगा कि नहीं होगा, बड़ी आंत में होगा कि नहीं होगा, कहां पर पाचन होगा, किस किस भाग में होगा, वो मुख में होगा, मुखवा में होगा कि नहीं होगा। पूरे अलग अलग जितने भी पार्ट दे रखे हैं, किसमें किस किस की क्या क्या एक्टिविटी होगी, किसमें अंतःग्रहण होगा, किसमें पाचन होगा, फिर उसके बाद अपन कहते हैं किसमें अवशोषण होगा, किसको अवशोषण किया जाएगा, किसका स्वांगीकरण किया जाएगा और किसको बाहर बहिक्षेपण किया जाएगा। ये एक तरह से इनके मैकेनिज्म के अंदर पढ़ा जाएगा। इसमें पढ़ा जाएगा, मैकेनिज्म के अंदर तो पढ़ा जाएगा। और फिर जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एक बात और नोट करके रखिएगा कि मैकेनिज्म के बाद में जब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आ जाएगा यहाँ पे विटामिन, जो प्रोटीन्स, जो खनिज होते हैं, इनसे संबंधित जितनी भी डिजीज वगैरह जो रहती है, कुपोषण की जो रहती है, प्रोटीन की कमी से होने वाले जो रोग है,
और इस डाइजेस्टिव या पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनका यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान रखना, ये तो केवल इस लेसन की बेसिक क्लियर हुआ है, अभी तो पढ़ाव बाकी है, क्योंकि एक एक सिस्टम को एक अच्छे से जानना है, कहां पर कौन कौन सी घटना हो रही है वो जानोगे, तभी आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर पाओगे और 12th की अच्छे से तैयारी कर पाओगे। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पर इस डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल की संरचना और उसके संरचना के अंतर्गत होने वाले विभिन्न जितने भी भाग है उन भागों का अध्ययन किया जाएगा। कौन कौन से भाग होते हैं, कहां कहां पर पाए जाते हैं, उनकी क्या क्या संरचना होती है, उनका क्या रोल होता है, उसके बाद रहेगा मैकेनिज्म। थैंक यू सो मच। और अपने जो नोट्स भेजे हैं व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप में उनको अच्छे से नोट डाउन करते रहना नोटबुक में और इसको रेगुलरली अध्ययन करते रहना।